साथियों, पिछले चैप्टर 190 में हमने आपसे वैवाहिक मिलान के स्तरों में मंगल की भूमिका के ऊपर बात की थी। उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि सप्तम भाव स्थित मंगल परिवार के बढ़ने में दिक्कत देता है और द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल दंपति में विछोह की स्थितियां उत्पन्न करता है और शेष भावों में मंगल ऐसी कोई विषम परिस्थितियां पैदा नहीं करता है और उनका विस्तृत रूप से हमने जिक्र भी उस चैप्टर में किया था। अब यदि आप यह सोच रहे हो कि लड़का और लड़की दोनों का मंगल इसी स्थिति में हो और उसका निदान हो जाएगा, यानी इस समस्या का निदान हो जाएगा, तो यह सोच गलत होगी, क्योंकि जन्म से ही जो परिस्थितियां ग्रहों द्वारा बना दी गई हैं उनका कोई निदान नहीं हो। लेकिन यह भी पक्का है, अकेला मंगल ऐसी विषम स्थितियां अकेले रूप में पैदा नहीं कर सकता, उसे अन्य ग्रहों का सहयोग इस घटना को घटित करने में मिलता है या नहीं मिलता है। पर यह भी पक्का है कि अकेला मंगल यह स्थितियां पैदा तो कर सकता है, लेकिन इस घटना के घटित होने में अन्य ग्रहों का सहयोग भी उसे मिलता है या नहीं मिलता है, यह भी कुंडली में देखना होगा। और ऐसी बहुत सी स्थितियां ग्रहों द्वारा जन्म कुंडली में बना दी जाती है जो सहयोगी भी हो सकती हैं और सहयोगी नहीं भी हो सकती हैं। और कुंडली में मिलान करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही, यानी अन्य सूत्रों को अप्लाई करते हुए ही फाइनल निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब देखिए, सामान्य रूप से हम लोग गुण मिलान करते हैं और यह गुण मिलान लड़का लड़की के नक्षत्रों के आधार पर होता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और हम इस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहते। सबका अपना अपना मत है। हम तो आपको जो स्पष्ट स्थितियां हैं जिनसे आप सही रिजल्ट पर पहुंच सकें, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब यदि आप अनुभव की बात करें तो हमने अपने सूत्रों के आधार पर कुंडलियां मिलान कर जिन जातकों के 5-7 गुण ही मिलते थे उनकी शादियां भी करवाई हैं और आज 20 साल से वो बहुत खुशहाल जिंदगी भी जी रहे हैं। तो गुण मिलान की संख्या ही पर्याप्त नहीं है, अन्य सूत्र भी आपको देखने होंगे। अब आज हम आपको कुछ नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं और यह नक्षत्र आपके गुण मिलान वाले नक्षत्रों वाला सूत्र नहीं है। इसे आप ध्यान से देखो और इसको अप्लाई करें, आपको निश्चित ही यश मिलेगा। और यह एक रामबाण सूत्र है, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ हम आपको कुछ लग्नों में कुछ नक्षत्र बता रहे हैं, उन नक्षत्रों में पैदा जातकों का यदि आप वैवाहिक मिलान में उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत यश मिलने वाला है और जातक भी सुखी रहेंगे। यहाँ कहने का मतलब यह है, यहाँ अब हम जिन नक्षत्रों की बात कर रहे हैं उन नक्षत्रों में पैदा हुए जातकों कुंडली मिलान के लिए यदि आपके पास आती है तो आप उस कुंडली को मिलान करने से बचें। यह एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए आप इनको नोट करके रख लें और इस सूत्र को अवश्य अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि इन नक्षत्रों में पैदा जातकों की वैवाहिक जिंदगी बहुत ही विषम होती है, इनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह पाता है। तो अब हम बात करते हैं उन नक्षत्रों की। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर चंद्र नक्षत्र की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यह चंद्र नक्षत्र है या लग्न नक्षत्र है या कौन सा नक्षत्र है। तो ठीक है, कुछ समझ कम होगी उन लोगों की, प्रत्येक व्यक्ति का लेवल एक जैसा नहीं होता, नए लोग होते हैं, वो पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जब हम नक्षत्र स्वामी, नक्षत्रपति, चंद्र नक्षत्र या जन्म नक्षत्र, इन 4 शब्दों का उपयोग करते हैं, उससे तात्पर्य इस बात से है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह। तो आशा करते हैं जिन लोगों ने यह सवाल पूछा था उनको भी जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा हम किसी नक्षत्र का जिक्र करेंगे जैसे लग्न नक्षत्र या किसी भाव विशेष का नक्षत्र, तो वहां पर हम स्पष्ट कर देंगे। लेकिन ये 4 शब्द जहाँ पर हमारे द्वारा उपयोग में आए हैं वहां पर चंद्र नक्षत्र से ही तात्पर्य होता है। तो यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमारा आशय सिर्फ चंद्र नक्षत्र से ही है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। इन्हें नोट करके रख लीजिएगा। जिन जातकों का मेष लग्न है और उनका जन्म कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, आप इन्हें नोट करते जाइए। इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है यह उन्हीं के लिए है
और जिनका वृक लगन है, और उन जातकों का जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है और मिथुन लग्न में ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो मिथुन लग्न पर यह सूत्र नहीं लगेगा। अब इसके बाद कर्क लग्न में जिन जातकों का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में हुआ है, सिंह लग्न के जातकों का जन्म यदि अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र का है, और कन्या लग्न के वो जातक जिनका जन्म अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में हुआ है, और तुला लग्न के वो जातक जिनका जन्म पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रा पत्र में हुआ है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न में भी यह सूत्र नहीं लगेगा, तो वृश्चिक लग्न को आप छोड़ दीजिए। इसी तरह धनु लग्न में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो धनु लग्न में भी इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आता है मकर लगन। तो मकर लगन में जिन जातकों का जन्म मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, और कुंभ लगन के वो जातक जिनका जन्म आद्रा, स्वाति अथवा सतविशा नक्षत्र में हुआ है, और अंत में रह गया मीन लग्न। तो मीन लग्न के वो जातक जिनका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। तो यहाँ पर हमने आपसे जिन लग्नों की बात की, जिन लग्नों के नक्षत्रों की बात की, जिनमें कि जातक का जन्म हुआ हो, उनमें मिथुन, वृश्चिक और धनु, इन 3 लग्नों में तो यह सूत्र लगेगा भी नहीं और उसमें ऐसी कोई समस्या भी नहीं आएगी। अब बाकी के जितने लग्न हैं, उनका कुंडली मिलान करते समय सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि उनका जन्म कहीं इन नक्षत्रों में तो नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता है, उसमें झंझावात ही रहते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आपको दिख रही हो, तो ऐसे जातकों की कुंडली मिलाने में अपनी परमिशन नहीं देनी चाहिए। और मान लीजिए जातक का जन्म इन्हीं नक्षत्रों में हुआ है और कुंडली के अन्य ग्रह योग जिनका की जिक्र हम अगले चैप्टर्स में करने वाले हैं, वो भी शामिल हो गए, तो यह पक्का समझ लीजिए यह सेपरेशन करवा देगा। यह बात पक्की समझ लीजिए, और फिर दोष आपके मत्थे ही पड़ना है कि फलाने पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और ये जो हमने नक्षत्र आपको बताए हैं, इनको एक जगह नोट करके रख लीजिए। तो कुंडली मिलान में एक्चुअली गुण मिलान या मंगलिक दोष देख लेना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी एक पूरी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करेंगे तो यश मान सभी कुछ मिलता है, और सामने वाला सुखी रहता है तो उसका आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं आपको हमको मिलता है। और आज इस एक सूत्र का हमने जिक्र किया, बाकी के आगे भी करते रहेंगे। अब इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमारा उत्साह भी बना रहे और ये चैनल चलता रहे। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।